स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। सपोज एक रिएक्शन है, रिएक्टेंट ए से प्रोडक्ट बी का फॉर्मेशन हो रहा है। 1 मोल ऑफ ए से 1 मोल ऑफ बी का फॉर्मेशन हो रहा है। इनिशियली T इज इक्वल्स टू 0 पे, T इज इक्वल्स टू 0 पे जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तब इसकी कॉन्सेंट्रेशन मैंने मानी A0 और प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं हुआ है। चूँकि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है इसलिए प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन होगी 0। देन आफ्टर सम टाइम आफ्टर सम टाइम T, अब क्या होगा कि इस रिएक्शन में रिएक्शन स्टार्ट होगी, रिएक्टेंट डीकम्पोज होकर प्रोडक्ट बी का फॉर्मेशन करेगा। तो जो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन A0 थी वह अब क्या हो जाएगी AT। AT के लिए हम देखते हैं कि AT इज लेस देन A0, मीन्स कि जो फाइनल कंसंट्रेशन है AT यानी कि T टाइम के बाद में जब रिएक्शन स्टार्ट हो चुकी है तो एक T टाइम के बाद जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वह इनिशियल कंसंट्रेशन से कम होगी, इसलिए जो हमारी AT की वैल्यू है वो A0 से हमेशा कम होगी। और इस टाइम T पर प्रोडक्ट कंसंट्रेशन है वो मैं मान लेती हूँ हो जाती है BT। ओके, इस AT को मैं डिफाइन कर सकती हूँ कि जो AT हमारी वैल्यू है वह क्या होगी। मान लीजिए कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है A0 में से कुछ मोल्स कन्वर्ट हो गए B में, कुछ मोल्स मान लिए मैंने X मोल्स कन्वर्ट हो गए B में, तो AT को मैं क्या लिख सकती हूँ, AT इज इक्वल्स टू A0 माइनस X। मीन्स कि जो इनिशियल हमारा कंसंट्रेशन था उसमें से X मोल के कन्वर्ट होने के बाद जो बची हुई कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वह क्या है AT। तो अब जो X मोल डीकम्पोज हुए, जो कन्वर्ट हुए, वह उनसे प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ, तो ये जो BT है ये इक्वल होगा X के। ओके, तो रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम दो टर्म्स को कंसीडर करते हैं। फर्स्ट होता है हमारा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस डिसअपीयरेंस मीन्स कंजम्पशन किसका हो रहा है A का, A मीन्स रिएक्टेंट का, कि जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है वह किसके रेफरेंस में होगी रिएक्टेंट के, राइट। तो रिएक्टेंट A के रेफरेंस में जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है वह मैं लिखूंगी डेल्टा A बाय डेल्टा T, मीन्स चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A with respect to time is known as rate of disappearance। ओके, अब हम देखते हैं कि चेंजेस किस प्रकार हुए। A की कंसंट्रेशन की मैं बात करूं, डेल्टा A बाय डेल्टा T, तो जो डिफरेंस है वह क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल हमारी कंसंट्रेशन क्या है AT माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन है A0, जो हमारा फाइनल टाइम है वह क्या है T, और जो इनिशियल टाइम है वह क्या है 0। तो यहाँ हम जब वैल्यूज पुट करेंगे तो AT की वैल्यू यहाँ से हम देखते हैं A0 माइनस एक्स, तो A0 माइनस एक्स माइनस A0 एज इट इज अपॉन T। A0 से A0 कैंसिल एंड वैल्यू इज माइनस एक्स बाय T। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो डेल्टा A बाई डेल्टा T की वैल्यू है वह हमें मिलती है माइनस एक्स बाय T। क्योंकि स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो भी हमारी रेट होती है, स्पीड होती है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, वह हमेशा एक पॉजिटिव टर्म होती है। तो जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट है
जो डेल्टा ए बाई डेल्टा टी की वैल्यू हमें नेगेटिव मिल रही है, इसको पॉजिटिव करने के लिए मैं यहाँ पर माइनस साइन का यूज़ करूँगी। तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू क्या होगी, x बाय टी पॉजिटिव हो जाएगी। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए है उसको हम माइनस के साथ लिखते हैं। उसके जो कंसंट्रेशन में, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में टाइम के साथ जो चेंजेस हो रहे हैं उनको हम माइनस के साथ लिखते हैं। क्यों? क्योंकि जो कंसंट्रेशन में चेंजेस है टाइम के साथ वह क्या है, डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग है मीन्स नेगेटिव है। नेगेटिव वैल्यू हमें यहाँ मिली माइनस एक्स बाई टी। लेकिन हमें यह भी पता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वह हमेशा एक पॉजिटिव टर्म होती है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। इसलिए उस रेट को पॉजिटिव बनाने के लिए हम यहाँ पर माइनस साइन का यूज़ करते हैं। क्लियर? सेकेंड टर्म हमारी आती है रेट ऑफ अपीयरेंस। रेट ऑफ अपीयरेंस या कह दीजिए रेट ऑफ फॉर्मेशन। तो यहाँ इस रिएक्शन में किसका फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोडक्ट का, और प्रोडक्ट क्या है, बी। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट बी, एंड दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा बी बाय डेल्टा टी। राइट? अब हम देखते हैं कि B की कंसंट्रेशन में टाइम के साथ किस प्रकार चेंजेस हो रहे हैं। तो डेल्टा B बाय डेल्टा T। डेल्टा B फाइनल माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। तो फाइनल कंसंट्रेशन हमारी B की क्या है यहाँ पे, BT। तो BT माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ B दैट इज 0 अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो फाइनल टाइम है t एंड इनिशियल टाइम है 0। तो यहाँ क्या होगा, bt की वैल्यू हम देखेंगे, क्या मानी है हमने, x। तो यहाँ x माइनस 0 बाय टी माइनस 0। तो जो डेल्टा b बाय डेल्टा t की वैल्यू होगी वह क्या होगी, x बाय टी, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है। चूँकि प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में चेंजेस हो रहा है तो वह हम देख रहे हैं कि जो इनिशियली 0 था, क्योंकि रिएक्शन की शुरुआत में जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, रिएक्शन स्टार्ट होगी, तो एक टाइम के बाद में इसका कुछ अमाउंट बनेगा। मीन्स जो इनिशियली 0 था वह बढ़कर अब x हो गया। तो जो चेंजेस हैं वह क्या है, पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग है। तो यह एक पॉजिटिव वैल्यू हमें यहाँ मिल भी रही है, इसलिए हम इस वैल्यू को एज इट इज़ पॉजिटिव वैल्यू रहने देते हैं। ओके, तो अब इस रिएक्शन के लिए अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहूँगी तो वो कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी इज इक्वल्स टू डेल्टा b बाय डेल्टा टी। ओके, तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि वह रिएक्शन जिनकी स्टोइकियोमेट्री सेम है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स जिनमें 1 1 है। यहाँ हमने देखा कि A का 1 मोल डिकम्पोज होकर B के 1 मोल का फॉर्मेशन कर रहा है। स्टोइकियोमेट्री दोनों का सेम है, 1 1 मोल। तो ऐसे रिएक्शंस के लिए हमने देखा कि जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस है उनकी वैल्यू सेम है और वो है x बाय टी, और यही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है। लेकिन अब बात आती है कि ऐसी रिएक्शंस जिनमें स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम ना हो तो उनके लिए हम क्या करेंगे। अब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि 2 मोल्स ऑफ A गिव्स 3 मोल्स ऑफ B। ओके, तो बात करते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस। रेट ऑफ डिसअपियरेंस of A, that will be minus delta A by delta
t. Okay, and next is rate of appearance of B equals to delta B by delta t. क्लियर? लेकिन हम यहाँ क्या देखते हैं कि यहाँ पर हमें स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स दिए हुए हैं, मीन्स इस केमिकल रिएक्शन को, यह केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है जिनमें स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स दिए हुए हैं। और जब हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, वो बात करते हैं हम 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लास्ट रिएक्शन में हमने देखा कि रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इक्वल थे, लेकिन अब अगर मैं बात करूँ यहाँ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस की, तो माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा ए बाय डेल्टा टी की वैल्यू मैं देखूंगी, 2a gives 3b, 2a gives 3b। इनिशियली यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 पर इसकी कंसेंट्रेशन मैंने मानी a नॉट और प्रोडक्ट की है 0। आफ्टर सम टाइम t टाइम पे इसकी कंसेंट्रेशन हो जाती है 80। 80 की वैल्यू हमेशा A0 से कम होगी और यहाँ मैं मानती हूँ कि जो 80 है उसकी कंसेंट्रेशन को मैं लिखती हूँ A नॉट माइनस 2x। यहाँ हम x भी लिख सकते हैं, लेकिन सुविधा के हिसाब से मैंने यहाँ पर 2x ले लिया। अब 2x अगर मोल डिकम्पोज हो रहा है और 3 मोल B के बन रहे हैं, तो मैं यहाँ पर क्या मान सकती हूँ कि जो B है वह कितना बना, 3x। A के 2 मोल मैंने माने डिकम्पोज हो गए, माना मैंने 2x मोल डिकम्पोज हो गए, तो 2A से 3B का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी कि जो 2x मोल है वो डिकम्पोज होकर 3x ऑफ B का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब डेल्टा A बाई डेल्टा T की वैल्यूज़ के लिए हम क्या करेंगे कि फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अब AT की वैल्यूज़ हमारी क्या है, A नॉट माइनस 2x और टाइम है t माइनस 0 और माइनस A नॉट AT A नॉट माइनस 2x माइनस A नॉट से A नॉट कैंसिल एंड वैल्यू इज माइनस 2x अपॉन t। ओके, अब डेल्टा B की मैं यही बात करूं तो डेल्टा B बाई डेल्टा T क्या होगा, फाइनल कंसंट्रेशन क्या है 3x और इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है प्रोडक्ट की 0, फाइनल टाइम t इनिशियल टाइम 0, तो ये वैल्यू होगी 3x बाय t। क्लियर? अब हम देखते हैं जो रेट ऑफ अपीयरेंस है और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है वो रेट ऑफ रिएक्शन के रेफरेंस में इक्वल होनी चाहिए। मतलब कि जो हमारी डेल्टा A बाय डेल्टा T की वैल्यू है और डेल्टा B बाय डेल्टा T की वैल्यू है वह सेम होनी चाहिए। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B यह इक्वल होना चाहिए। लेकिन यहाँ हमने जब वैल्यूज़ को कंपेयर किया तो हमने देखा कि डेल्टा A बाय डेल्टा T क्या है, माइनस 2x बाई टी, तो माइनस डेल्टा A बाई डेल्टा T क्या होगा 2x बाई टी। क्लियर? देन डेल्टा B बाई डेल्टा T इज 3x बाई टी। यह सेम नहीं है, लेकिन अगर हम रिएक्शन को देखें तो इन पर्टिकुलर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस रेट्स हैं, अगर मैं इन्हें इन वैल्यूज़ को इक्वल करने के लिए अगर मैं इस टर्म को इनके रिस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। देखिए कैसे, 2x बाई टी मेरे पास है,
वैल्यू जो मैंने फाइंड आउट की है माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी की, लेकिन जो ए है उसके 2 मोल्स है रिएक्शन में, यानी इसका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है कि जब भी किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के आगे जो वैल्यूज़ होती हैं वही हमारे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं। तो जो ए रिएक्टेंट है उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 2। अगर मैं इस कोफिशिएंट से इसे डिवाइड कर दूं और प्रोडक्ट में 3x बाई टी को मैं डिवाइड कर दूं किससे, बी प्रोडक्ट, यहाँ इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 3, तो 1/3 मैं करूँ तो मुझे जो वैल्यूज़ हैं वह क्या मिलेंगी, सेम मिल जाएंगी। क्लियर? तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है इस रिएक्शन के लिए वह क्या होगी, वह होगी माइनस 1/2 से मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 1/2 डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय टी, ओके। एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट के रेफरेंस में 1/3 से मैंने मल्टीप्लाई किया है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, तो 1/3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी बाय डेल्टा टी। तो ये रेट होगी उन रिएक्शन में अगर स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट सेम ना हो तो किस प्रकार से रेट्स को लिखा जाता है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है N2 plus 3H2 gives 2 moles of ammonia। अब इसके लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट की बात करें तो फर्स्ट हम देखते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस of reactant N2 and that will be equal to minus delta N2 by delta T। क्लियर? सेकेंड बात आती है रेट ऑफ डिसअपियरेंस of reactant H2 and that will be equal to minus delta H2 by delta T, okay। And third is rate of appearance of product NH3 is equals to delta NH3 by delta T। At last rate of reaction is equals to minus delta N2 by delta T। यह 1 मोल है लेकिन यहाँ पे H2 के कितने मोल्स हैं, 3 मोल्स, तो यहाँ हम लिखेंगे -1/3 जो इसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 3, उससे हम इसे डिवाइड कर देंगे और change in concentration of H2 by delta T and at last 1/2 change in concentration of ammonia with respect to time। क्लियर? अगर हम एक जनरलाइज्ड फॉर्म में किसी रिएक्शन की बात करें तो इनके लिए जब हमें रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ रिएक्शंस लिखनी होंगी तो हम किस प्रकार लिखेंगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ROD, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A
reactant A is equals to minus delta A by delta T. Second, rate of disappearance of B is equals to minus delta B by delta T. Third, rate of appearance of C is equals to delta C by delta T. And fourth, rate of appearance of D is equals to delta D by delta T. Clear? अब at last rate of reaction will be equal to minus 1 by N1, जो इसका कोफिशिएंट है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, नंबर ऑफ मोल्स, इनसे हम डिवाइड कर देंगे. 1 by N1 डेल्टा A by डेल्टा T is equals to minus 1 by N2 डेल्टा B by डेल्टा T is equals to 1 by N3 delta C by delta T, and at last 1 by N4 delta D by delta T. यह इस रिएक्शन के लिए रेट होगी एक जनरलाइज्ड फॉर्म में, जब N1 और N2 जो मोल्स हैं A और B के रिएक्टेंट्स के, वह C और D की फॉर्मेशन कर रहे हैं. क्लियर? इन सब में हम क्या देखते हैं कि जो हमारा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स है और जो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स है, उसमें हमें कहीं भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स की ज़रूरत नहीं होती है. लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है उसे लिखते टाइम हमें एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की आवश्यकता होती है, और जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं उनका रोल भी रेट ऑफ रिएक्शन में देखने को मिलता है. इक्वेशन हमारे पास है SO2 प्लस हाफ O2 गिव्स SO3. इसके लिए हमें जब रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपियरेंस की हम बात करेंगे तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या होगा? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ SO2 क्या लिखेंगे? माइनस डेल्टा SO2 बाय डेल्टा T. नेक्स्ट, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2, रिएक्टेंट डिसअपियरेंस ऑफ O2 माइनस डेल्टा O2 बाय डेल्टा T. नेक्स्ट, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट means rate of appearance of SO3, that will be delta SO3 by delta T. अब जब हम इसकी रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे तो हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को कंसीडर करेंगे, जबकि हम यहाँ देखते हैं कि जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस और अपीयरेंस है उसमें हमने कहीं भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को इंक्लूड नहीं किया है. तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखते टाइम 1 मोल ऑफ SO2 है तो ये एज इट इज रहेगा डेल्टा SO2 बाय डेल्टा T, और 1/2 मोल ऑफ O2 है, देन यह क्या होगा? माइनस. अब जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 1/2 उसको हम अपॉन में लिखेंगे, तो 1/1/2 होगा तो यह क्या हो जाएगा? 2. तो माइनस 2 डेल्टा O2 बाय डेल्टा T एंड इज इक्वल्स टू डेल्टा SO3 बाय डेल्टा T.
क्लियर।